बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवामी बात यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक और प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू विद एडवोकेट आतिफ जलील अब्बासी के साथ। आज के प्रोग्राम के अंदर हम लोग कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं और आज हमारा ये प्रोग्राम होगा, ये एक स्टूडियो के अंदर बैठ के नहीं करेंगे बल्कि एक आउटडोर प्रोग्राम होगा। लेकिन हम इसके स्टार्ट को कि इसके अंदर क्या कुछ होगा वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज़ के अंदर हमारे पास पहली स्टोरी जो मौजूद होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फवाद चौधरी के बयान के बाद से जो हुकूमती हलकों के अंदर जो हलचल मची है उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर हमारे पास होगा ज़िला एबटाबाद की मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम साजी का अमल इस वक्त जारी है उसके हवाले से बात करेंगे और उसके अंदर जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं उसके हवाले से बात होगी। और तीसरा जो टॉपिक जो कि आजकल का हार्ट इशू है उसके हवाले से हम बात करेंगे वो है गोड़ागली लोरा रोड के हवाले से कि जी उसके अंदर जो खस्ता हालत है उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। आइए हम प्रोग्राम की आगे लेके चलते हैं और हम अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए अपने मेहमानों से डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनमें है एडवोकेट आतिफ जलील भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। शुक्रिया। और हमारे यंगस्टर और एक अच्छी नज़र रखने वाले और अच्छे तजियाकार उसामा बिन फारूक यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम के अंदर जी। सबसे पहले बात करेंगे जी हुकूमत की के हलकों के अंदर एक जो इशू इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, वो है फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद और उसके बाद फिर ऊपर से बहुत सारे हुकूमती हलकों का आपस में जो तजाद आया है उसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप फवाद चौधरी साहब के बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अवामी बात की टीम का। बिल्कुल आजकल बर्निंग इशू चल रहा है, फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट आई है अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, ये वैसे बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि पार्टीज़ के दरमियान जो डिवीजन हुई है उसको इंडिकेट कर रहे हैं हमारे फवाद चौधरी साहब का बयान है जो। लेकिन इशू ये है कि जहाँ पे पार्टीज़ लेती हैं ऑन करती हैं उन कैंडिडेट्स को जो किसी दूसरी पार्टी के हों, जो जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में फसली बटेरे, अगर वो लेंगे तो वो ज़ाहिर बात है कुछ गिव एंड टेक के प्रोसीजर पे आते हैं कि कुछ देना पड़ेगा उन्हें, वो इसी हवाले से आते हैं। और इसी हवाले से और इसी इशू को ज़ाहिर बात है फवाद चौधरी को आजकल साइडलाइन किया हुआ है हुकूमत ने, उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहे और पार्टी को टेक किया हुआ है हमारे शाहिद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने। तो इस हवाले से उनका थोड़ा था रिजर्वेशन थी कह रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, उस हवाले से ज़ाहिर बात है पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं, पार्टीज़ के दरमियान भी होते हैं और पार्टीज़ के अंदर भी होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि ये जमहूरी तरीका ठीक है, होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म अगर इतना पीक पे चला जाए कि जहाँ पे फवाद चौधरी के हवाले से ये कहना शुरू कर दें कि पार्टीज़ डिवीजन में है और हुकूमत जो है नाकाम हो गई, ये बड़ा एक सवाली निशान हो। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट वाकई ही ये इंडिकेशन दे रही है कि हुकूमत नाकामी की तरफ जा रही है। अच्छा उसामा, आपको भी हम एडप्ट करते हैं इसमें। आपका इसके हवाले से क्या राय है कि अगर फवाद चौधरी ने तो बयान दे दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इससे क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, क्या उनको इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जैसे उन्होंने बयान भी दिया है कि फवाद चौधरी के साथ मीटिंग के बाद एक बयान जो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया है कि जी आपके पास 5.5 महीने हैं, और उसके बाद फिर इसका ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवामी बात और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे इलाके के लिए आवाज़ उठाई अपनी। देखिए जी, फवाद चौधरी के बारे में सबको पता है कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका सबको पता है कि एक जिनको सियासत का पता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह का उनका हालिया जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने जो अपने दीगर मिनिस्टर से उनको क्रिटिसाइज़ किया और उनमें यह है कि उनमें कोई इख्तलाफ वाक़या बात कोई नहीं थी। यह है कि व्हील्स विद एंड व्हील्स, यानी कि अपनी जो से हुकूमत के अंदर जो पार्टी है उनकी उसमें पार्टीज़ बन रही हैं मज़ीद। इस वजह से इसमें जो है इत्तेहाद मजबूत नहीं रहता, इसलिए चाहिए कि जो है पार्टी के अंदर जो है पार्टी की ग्रोहबंदी कम की जाए। और इसके अलावा कहना चाहूँगा कि इससे जो है वो विजन जो है उसका इम्प्लीमेंट कम हो जाता है। जी सही है, शुक्रिया आपका जी। सर आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये कुछ हल्के ये भी बात कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ के लिए और इस दौड़ में 2 लोग शामिल थे और उन लोगों ने ये सारे वाक़यात जो पहले इस पार्टी के अंदर पेश आते रहे हैं, जैसे पहले असद उमर को वज़ारत से हटाना और उसके बाद फिर दोबारा से जब हमारे पास इनको वापस लाना, और इसके पीछे भी कुछ लोगों का हाथ है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या इस पार्टी के अंदर वाकई में इख्तलाफात चल रहे हैं? नहीं, पार्टी में इख्तलाफात तो ये ज़ाहिर बात है कि अगर मिनिस्टर कह रहा है कि पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं तो बिल्कुल होंगे, लेकिन इशू ये है कि इसको इतना
हाइप क्रिएट कर देना, ज़ाहिर बात है अगर पार्टीज़ के जो बड़े बैठे हैं अगर वो इससे कंट्रोल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं पे पार्टीज़ के दरमियान डिवीजन है। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हैं और इस इशू को देख भी रहे हैं, रिजॉल्व करने के लिए उन्हें 6 महीने का टाइम भी दिया कि अपने मिनिस्टर को टाइम दिया कि वो प्रॉपर काम करें। अगर वो काम नहीं करते तो वो डिसीजन लेंगे और मेरे ख्याल में फ़ाइनल डिसीजन लेंगे। अब यही देखना है कि क्या पार्टीज़ के दरमियान जो डिवीजन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब उनके राइट हैंड थे, होम मिनिस्टर नहीं थे, MPMNS नहीं थे, लेकिन उनके राइट हैंड थे। उनको उन्होंने बाहर भेज दिया और चीनी के इशू में लेके आ गए, फिर उनको बाहर भी भेज दिया। उसके बाद इनके खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो भी एक इशू में आए हुए हैं। अब वज़ीर उनके जो खुद कह रहे हैं कि उनके दरमियान डिवीजन है, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ेगा, अपनी टीम को देखना पड़ेगा क्या कि उनके खिलाड़ी प्रॉपर खेल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आगे उन्होंने 3 साल गुजारने और अपोजिशन भी है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगी। अब ज़ाहिर बात उन्होंने केसेस में उलझाया ज़रूर है, लेकिन जब उन्हें रिलैक्सेशन होगी तो अब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगी। इन्हें बिल्कुल अपनी पार्टीज़ के अंदर देखना पड़ेगा, डिवीजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सही। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट के अंदर ही विद इन पार्टी कोई चेंजिंग नज़र आ रही है? देखिए जी, PTI के अंदर जो है वो मुँह ज़ोर घोड़ों की जो है वो भरमार है, ठीक है। इसके लिए इसी PTI के साथ अगर किसी दूसरी पार्टी का कंपैरिजन किया जाए तो जैसे PMLN है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसी तरह पीपल पार्टी है, उनके जो कायदीन है अगर वो अपने जो मिनिस्टर्स को या अपने कारकुनान को जो कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं। अगर वो रात को दिन कहते हैं वो भी उनको दिन कहेंगे, ठीक है। लादी बात है, ये बात सही नहीं है, लेकिन गैर जमहूरी बात है, लेकिन इससे इत्तेहाद मजबूत होता है जी। सही। बहरहाल इस वक्त जो कंडीशन हालात नज़र आ रहे हैं विद इन पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म की बातें भी चली और ये भी बात सुनने को आई कि जी असद उमर और शाह मोहम्मद कुरैशी को आने वाले दौर में आप वज़ीर आज़म देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इस वक्त हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हम लोग इस वक्त एक बहुत सीरियस केस जो कि कोरोना के हवाले से हमारे मुल्क के हालात हैं, हम लोग इकॉनमी में भी बहुत गिर चुके हैं और इसी वजह से गिरे कि हमारे मुल्क के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त हालात ठीक नहीं है। उसके ऊपर अगर ऐसा कुछ मामला हो जाता है कि जिसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी के अंदर नहीं आ सकते तो शायद ये और डिस्टेबल करने की तरफ जा सकता है, लेकिन इससे कोई मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। दूसरे इशू की तरफ चलते हैं जी। दूसरा इशू हमारा जो के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है ज़िला एबटाबाद की मुस्लिम नून की तंजीम साजी। जैसे आपने बात की कि जी इनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है, तो यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है कि जी 2 ग्रुप बन चुके हैं, 2 धड़े बन चुके हैं और उन 2 धड़ों में बहुत सारी चीज़, मैं इसको लफ्ज़ मफाद इस्तेमाल करता हूँ कि मफाद परस्ती का मामला बहुत ज़्यादा इन हो चुका है और लोग एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाए और दूसरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हमारे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाए। मैं उन 2 लीडर्स जो कि इन 2 पार्टीज़ को इस वक्त हेड कर रहे हैं, बाय द वे एक तरफ से तो हमारे MLA साहब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब एक तरफ से एक ग्रुप को हेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ऑल इन ऑल वैसे हेड करने में सरदार मेहताब साहब का नाम चल रहा है, लेकिन अगर तहसील लोरा की बात की जाए, इवन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर बात की जाए तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी भी इस दौड़ में उनके साथ शामिल है। हम लोग अब बात ये करेंगे कि इनका आपस में किस तरह से इख्तलाफ है। उससे पहले हम लोग एक क्लिप चलाएँगे जी। अब मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि वो दोनों हजरात का जो रिसेंटली इन लोगों ने 2 इंटरव्यूज़ दिए, वो 2 इंटरव्यूज़ के अंदर इन्होंने किस तरह की बात की, उस बात को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। 2018 के इलेक्शनों में इन लोगों का बड़ा नेगेटिव रोल था। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनमें से अक्सरियत 2 का नहीं मैं कहता, बाकी सारे जो है वो उस वक्त मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे नहीं थे और कुछ लोग मुस्लिम लीग के भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बंदा कह रहा हो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो सारे लोग बैठे हैं उनकी भी राय वही हो। हमारे लोग पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। पिछले इलेक्शनों में क्योंकि सरदार मेहताब साहब ने एबटाबाद से इलेक्शन लड़ना था, उनके ना इलेक्शन लड़ने की वजह से काफ़ी पार्टी में अफरा तफरी पैदा हुई और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हमें नए कैंडिडेट्स टिकट्स के साथ उतारने पड़े। हमारे पास वक्त बड़ा कम था, उस हवाले से कुछ लोगों में गलतफहमियाँ हैं, वो वक्त के साथ दूर हो जाएंगी। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या साबका अहदेदार पार्टी की क़यादत को चैलेंज करते हैं तो वो नवाज़ शरीफ के साथी नहीं। इस वक्त पार्टी पे मुश्किल वक्त है। इस वक्त पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग कर रहे हैं या वो ये फैसला जो ऑर्गेनाइजेशन का है, रीऑर्गेनाइजेशन का, ये
कोई मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, ये हमारे कायद नवाज शरीफ साहब और मरकज़ी क़यादत का ये फ़ैसला है और इसके लिए मरकज़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक ये सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक रही बात सरदार मेहताब साहब पार्टी का वो सीनियर हमारे लीडर हैं, वो हमेशा उन्होंने जमात की सरपरस्ती किया और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि मुस्तकबिल में भी वो सरपरस्ती करेंगे। चंद नादान दोस्त जो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, हम इंशाल्लाह उनको शोकाज नोटिस देंगे और जिन्होंने पार्टी की रेट को चैलेंज किया है उनकी रुकनीत भी इंशाल्लाह ताला मुअत्तल करेंगे। कर हम अपनी पार्टी के अपने इख्तलाफात स्टेजों पर लेके जाएं और लोगों को दिखाएं, किसको हम फतह करेंगे और क्या इस तरह करने से क्या हमारी इज्जत में इजाफा होता है? आप मुझे बताएं कि इसमें हमारी इज्जत में इजाफा होता है? मैं आपके खिलाफ बात करूं, हैप्टाबाद जाके के अलियान लोरा के खिलाफ बात करूं, इसका क्या मतलब है कि मैं किसके खिलाफ बात करूं? मैं अपने खिलाफ बात कर रहा हूं। अगर यहाँ आज मेरा और आपका कोई इख्तलाफ है तो मुझे मरी जाकर आपकी बात करनी चाहिए, मुझे इस्लामाबाद जाके बात करनी चाहिए, मुझे किसी और जगह जाकर ये बातें करनी चाहिए। इख्तलाफात घरों में भी, भाइयों में भी, जमातों के अंदर भी है। जमातों के अंदर लोग एक दूसरे के नज़रिए से तावान नहीं करते, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं रहा कि वो जाकर स्टेजों के ऊपर एक दूसरे को बड़ा बुला कहना शुरू कर दिया। इससे हमारी जमात का तमाशा आज लगा हुआ है पूरे हैप्टाबाद के अंदर। ये वो जमात थी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मजबूत थी ज़रा हैप्टाबाद के अंदर। ये सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, बड़ी मुझे इज्जत है उस आदमी की, बड़ी मेहनत इन सब ने की है। कभी इस जमात का ये तमाशा हमने नहीं देखा था जो तमाशा आज हम देखते हैं। कभी देखते हैं कि कोई ये जो सोशल मीडिया पे कोई एक तरफ से बयान लगा रहा है, कोई दूसरी तरफ से बयान लगा रहा है, कोई एक तरफ से वीडियो बयान है, कोई दूसरी तरफ से बयान है। ये किसका नुकसान है? ये नुकसान मुस्लिम लीग का नुकसान है या किसी और चीज़? आपने हमारे दोनों ग्रुप्स की तरफ से जो उनके जो लीडर्स हैं उनकी आपने बात सुन ली। दोनों की राय आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको बहुत ज़्यादा सुना होगा। इन दोनों के इख्तलाफात किस हद तक आप समझते हैं कि ये इतने बढ़ चुके हैं कि क्या ये पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं? बिल्कुल, एक बात तो क्लियर है कि बात करें नून लीग के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, इशू ये है कि जहाँ पे पार्टी का लीडर नहीं होगा वहाँ पे डिवीजन होंगी, वहाँ पे फिर ये होगी पावर गेम होगी कि पावर किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है मियाँ साहब, दोनों मियाँ बरदरान जो हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, दोनों ही क्राइसिस में हैं। एक तो बीमार हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे होने के बावजूद भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। मरीम नवाज़ के हवाले से बात की कि वो सेकंड लीडरशिप हैं, सेकंड जनरेशन है जो कवर अप करेंगी इस पार्टी को, लेकिन नज़र नहीं आ रही वो कहीं भी। हमजा शहबाज अपने केसेस में अब यहाँ पे पावर गेम चल रही है। ख़ास तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैप्टाबाद के हवाले से बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि दो ग्रुप आगे हैं, एक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का है, दूसरा सरदार मेहताब साहब और बैरिस्टर साहब के ग्रुप है। इस हवाले से भाई बिल्कुल यही बात है कि अगर पार्टीज़ को रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, अगर किसी हवाले से इन्हें कमज़ोरियाँ नज़र आएँ, रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं, तो उन्हें इस तरह करना चाहिए था कि ज़ाहिर बात है लीडरशिप मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। सरदार मेहताब साहब सेंटर में उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनको बिल्कुल मेन लीड में है उनके नून लीग की, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था मुर्तज़ा साहब को। अगर मुर्तज़ा साहब ने इस तरह की कोई गलती कर दी है तो ज़ाहिर बात है सरदार मेहताब साहब बड़े लीडर हैं, बैरिस्टर साहब मौजूद थे, इनको बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए था, ना कि अपनी ही एक अपने मेंबर्स के हवाले से उन्होंने एक रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अपनी पार्टीज़ को वहाँ पे एक प्रोग्राम कर दिया। ये नज़र आ रहा है कि ये पार्टी के दरमियान जो अंदर की कहानियाँ हैं वो वाज़ेह हो रही हैं कि इख्तलाफात बड़े बढ़ चुके हैं। ठीक है, आइंदा आने वाले इलेक्शन इनके लिए काफ़ी मुश्किल होंगे और लीडरशिप को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कल अगर मेन लीडरशिप वापस आती है तो इसे इनको कंट्रोल कैसे करेगी, ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए। उसामा, आप कह रहे थे कि जी इनकी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप इनको कहती है वो सुना जाता है। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर तो कुछ अपोजिट सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ ये नज़र आ रहा है कि लीडरशिप पहली तो बात है, जैसे आतिफ ने कहा कि आप वहाँ पे उनकी कोई मौजूदगी ही नज़र नहीं आ रही। लीडर तो पार्टी को हेड करने के लिए तो कोई उनका लीडर इन फ्रंट मौजूद नहीं है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करें तो यहाँ भी कोई लीडर, प्योरली लीडर मौजूद नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो इसकी असल वजह यह है कि एक तो ईगोइज़म और सेल्फिशनेस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी तरह अपने सियासी मफाद को ही देखते रहें, इसके लिए चाहिए कि कुछ ऐसे नए अफराद को भी लाया जाए जिनको आप समझते हैं कि पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, ना कि अपने सियासी मफाद को देखना चाहिए। इस तरह से मज़ीद पार्टी जो है आगे ग्रो कर सकती है। सही, शुक्रिया जी। उसामा, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन,
तीसरी टॉप स्टोरी जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लोरागुड़ा गली रोड के हवाले से, और ये इंतहाई हीटेड फॉर्म में ये इस वक्त चल रही है और हालात भी बहुत ख़राब हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? आप माइक अब आपके हवाले है, ज़रा आप इससे आगे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। वैसे इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। तो बिल्कुल इसे रास्ता कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रोड तो खैर इसकी शक्ल ही नहीं बता रही कि रोड है। इस रोड को ये आप कैप्चर कर रहे हैं, ये रोड तहसील लोरा का यूनिट 6 यूनियन कौंसिल का और 84 गांव हैं इसके जो कलेक्टिवली इसको यूज़ करते हैं सारे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो रास्ता है ये वाहिद रास्ता है जो हमें कनेक्ट करता है घोड़ा गली से हम जाते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद। अगर ये देखा जाए तो क्योंकि हमें एबटाबाद पड़ता है काफ़ी दूर, ख्वाह हमें सेहत के हवाले से हॉस्पिटल की इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो वो भी हम यूज़ करते हैं इस्लामाबाद और एबटाबाद, इस्लामाबाद और पंजाब का यूज़ करते हैं रावलपिंडी। अब इशू ये है कि सेहत के हवाले से बात की जाए, कॉलेजेस स्कूल्स के हवाले से बात की जाए या किसी आम रूटीन वाइज जो हमारी रूटीन है उसके हवाले से बात की जाए तो हमें रोड इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल में मेरी उम्र तो हो गई है 30-31 साल हो गई है, 31-32 साल हो गई है और मैं ये देख रहा हूँ कि रोड की यही हालत है। मेंटेनेंस होती है बराए नाम, और हैरानगी की बात है कि आए रोज़ हादसे इस बात की गम्माजी करते हैं कि हमारे रोड की मेंटेनेंस ये मांगता है और कौन करेगा इसकी मेंटेनेंस, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि दोनों पार्टीज़ के हवाले से जो डोमिनेट कर रही हैं यहाँ पे इस एरिया के हवाले से बात की जाए, एक डोमिनेट कर रही है नून लीग जो पिछले 5 साल हुकूमत में फेडरल में रही और फिर आई PTI जो अभी फेडरल में है और सूबाई में भी है और पिछले 5 साल सूबाई में रही। क्योंकि दोनों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक कहते हैं कि ये फेडरल इशू है, ये फेडरल ही से कर सकता है। अगर फेडरल के बाद अब ये देख रहे हैं गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। मैं सिर्फ यह थोड़ा सा व्यू दूंगा कि कितनी मुश्किल होती है इनको जाते हुए इस रास्ते को यूज़ करते हुए। अगर देखें क्योंकि एक बड़ा इशू तो ये गाड़ी भी है, गाड़ियों के हवाले से हैवी ट्रैफिक भी है। अगर ये देखें हैवी ट्रैफिक के हवाले से जनाब अगर देखें, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, ओवरलोडेड गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से। ये रोड इस यूज़ के लिए नहीं है लेकिन ये यूज़ होता है इसी हवाले से क्योंकि क्रश मशीनें हैं यहाँ, अगर हमारे कैमरामैन बता सके इधर नीचे इस साइड पर, और इस हवाले से हैवी ट्रैफिक यूज़ हो रही है और ओवरलोडेड गाड़ियाँ इस रोड पे चलती हैं जो इस रोड की तबाही का मेन वजह भी है। तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा था कि जो दो पार्टीज़ डोमिनेट कर रही हैं यहाँ पे, अभी जो इसकी फेडरल में सूबाई में गवर्नमेंट भी है PTI, और पिछले 5 साल जिन्होंने हुकूमत की फेडरल में वो है हमारी नून लीग। नून लीग के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल उनका व्यू ये है कि फेडरल में हमारी हुकूमत मौजूद नहीं है वरना हम ये काम करवा देते, और PTI की हुकूमत ये कह रही है क्योंकि ये फेडरल का इशू है और हमारी नुमाइंदगी जो है फेडरल में मौजूद नहीं, क्योंकि MN जो है हमारे मुर्जा जावेद अब्बासी साहब हैं वो नून लीग से हैं। अब इशू ये है कि पिछले अगर 2 साल पहले अगर कोई देखा जाए, मेरे ख्याल के मुताबिक सोशल मीडिया में भी देखा हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में भी देखा कि जो कटिंग आई जो अभी भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, वो ये हैं कि 68 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ इस रोड के लिए। मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे थोड़ी सी शोल्डर बने और नालियाँ बनी हैं, वो 68 करोड़ ख़त्म हो गया होगा। 68 करोड़ रुपये एक बड़ी अमाउंट अगर एक रोड पे लगे। और उससे पहले एक बात की जाए, क्योंकि मैं सिर्फ पार्टी किसी हवाले से बात नहीं करूँगा, नून लीग के हवाले से बात की जाए तो 1999-98 में जो बिल्कुल गवर्नमेंट जाने से पहले मेरे ख्याल में 1 साल या 4-5 महीने पहले इन्होंने इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया और ये बताया कि ये रोड खुला होगा। नून लीग की हुकूमत 1999-98 की बात है जब वहाँ पे इंक्रोचमेंट की वजह से ऑपरेशन हुआ और ये बताया गया कि ये रोड खुला हो रहा है और प्रॉपर रोड बनेगा। उस हवाले से फिर शायद हुकूमत ना प्रॉपर अपना टाइम पूरा कर सकी, मुशर्रफ दौर आ गया, लेकिन उसके बाद नून लीग की लास्ट 2013 से 18 तक यहाँ पे हुकूमत रही। अगर फेडरल इशू था तो उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए था, ये रोड बिल्कुल बनना चाहिए था। अगर 1999-98 में फेडरल था तो 13 से 18 तक सूबाई किस तरह आ गया। अगर सूबाई की ये बात करें, PTI के हवाले से बात करें, 68 करोड़ रुपया इन्होंने ही मंजूर करवाया और आज रोड पे लगाने के लिए तैयार नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आवाम को एक बात सोचनी पड़ेगी, क्या नुमाइंदे सिर्फ छोटे मफादात अपने इनफरादी सोच लेकर बढ़ेंगे या फिर इज्तिमाई सोच लेके। और इज्तिमाई मामला ये है कि हमारा रोड ठीक होना चाहिए, इसकी मरम्मत होनी, मेंटेनेंस होनी चाहिए। यही वाहिद रास्ता है आमदोरफ्त का जो हमें अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास इस हैवी ट्रैफिक के एक ड्राइवर मौजूद है, उनसे थोड़ा सा 1-2 बातें पूछ लेते हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से कि जी ये रोड की कंडीशन, और ये आप कब से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने ये हालात कब से देखे? ये तो हम देख रहे हैं, तकरीबन मुझे 35-40 साल हो गए इस रोड पे, लेकिन बड़ी मुश्किल हालात हैं, रोड ख़राब है। ये कोई
देखने वाला नहीं है इस रोड को, कोई MPA कोई MNA, मतलब ये नहीं कि PTI की हुकूमत में आगे जो है ना नून वाले भी जो है ना उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी भी मुर्तज़ा साहब हैं लेकिन वो भी उनका कोई हाल नहीं है। सही। दूसरा मेरा ये सवाल था आपसे कि ये आप गाड़ियों का बहुत सारा नुकसान होता होगा, गाड़ियाँ मेंटेनेंस के हवाले से भी, काम के हवाले से बहुत ज़्यादा काम निकालती होंगी। हाँ ये तो है जी, गाड़ियाँ टायर ख़राब होते हैं। ये हमारे टायर देखें ना आप, ऐसे पता चलता है कि कच्चे रोड पे चल रहे हैं हम, जो बिल्कुल बेकार रोड होता है ना वो हालत है। ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, हम लोग अपने मेहमान सफ़रमान भाई को भी वेलकम करते हैं, उनको भी एडअप कर लेते हैं इस इशू के हवाले से। सफ़र भाई, आपसे ये बात करनी थी मैंने कि ये आप भी क्योंकि ड्राइविंग करते हैं, आप इस रोड के ऊपर काफ़ी अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, और इसको किस तरह से टेक ओवर किया जा सकता है और किस तरह इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इस रोड पे सफ़र करते हुए तकरीबन 35 साल का अरसा हो गया है, क्योंकि बिज़नेस की लाइन है हमारी और हमें तो इस रोड की ऐसी ज़रूरत है कि जैसे आपको आटे की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि मैं गैर सियासी अंदाज से बात करना चाहता हूँ कि ये रोड जो है तहसील लोरा के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। उसकी डेवलपमेंट के लिए ये रोड सबसे पहले होना ज़रूरी है। और मैं आप सब जितने भी नौजवान यहाँ खड़े हैं, आतिफ भाई हैं, मोहसन साहब हैं, दूसरे मोहसन साहब हैं, ये सबसे मेरी और ये पूरी तहसील लोरा के जितने नौजवान हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड के हवाले से हर फोरम पे आवाज़ उठाएं, चाहे वो PTI से तल्लुक़ रखते हैं, नून लीग से रखते हैं, जमात इस्लामी से रखते हैं। रोड तो बेसिकली हम सब की ज़रूरत है। और आजकल के चूँकि लोरे की जो ये सूरत हाल है कि लोरा में जो हमारे पास सेहत की सहूलतों का फुकदान है, तो हमें आए रोज़ 2, 4, 6, 10 मरीज़ डेली पिंडी इस्लामाबाद के रोडों के लिए हमें लेके जाना होते हैं, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। और ख़ास करके उन लोगों को जो कि लोकल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, जो लोग प्राडो में या वीगो में आ जाते हैं, उन्हें तो अंदाज़ा नहीं है कि रोड की क्या कंडीशन है। लेकिन जो बंदा कैरी डब्बे में, 4 व्हीलर जीप में या कोस्टर में बैठ के अपने मरीज़ को पिंडी इस्लामाबाद कम्प्लेक्स में या होली फैमिली में लेके जाता है, तो उनसे हालात पूछें कि उनकी क्या कंडीशन है। और खुदा रहा कि इस लोरे को एक 1 यूनिट हो के इस रोड के हवाले से तमाम लोग 1 यूनिट हों। ये ना हो कि ये PTI का है तो मैं इस पर बात नहीं करता हूँ, ये नून लीग का है तो मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। 1 यूनिट हो के कम अज़ कम ये हमारा इज्तिमाई फोरम है, और इसमें हमें मुतफ़िक होकर बात करनी चाहिए। चाहे जो भी है हमसे वोट लेके जाता है, हम उससे भीख नहीं मांगते, हम उससे हक छीन के लेना जानते हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद थे जो मोड़ है ऊपर उसके, और यहाँ पे अब हम पहुँच आए ये जो बदनाल का एरिया है, और ये इंतहाई खस्ता हालत में इस वक्त रोड यहाँ पे सबसे ज़्यादा। अगर आप वहाँ से शुरू करें तो उस साइड एरिया से यहाँ तक लेके आगे चलते जाएं तो ये नीचे जो मोड़ है वहाँ भी आप अगर देखें तो उस हद तक रोड यहाँ पे ख़राब है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया अभी। 1-2 इश्यूज़ जो कि डिस्कस करना चाहूँगा, जो 1-2 इश्यूज़ है वो ये डिस्कस कर लूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो पानी की निकासी का मामला बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी वजह से देख सकते हैं कि या कल या परसों बारिश हुई थी किसी हद तक, और अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी अभी तक यहाँ मौजूद है, और हर जगह यहाँ पानी रोड के अंदर मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर रोड बन भी जाए तो तब भी ये बात गारंटेड है कि आप अगर उस रोड को संभालने के लिए इस पानी के इशू को सॉल्व करना बहुत लाजमी है, नालियों का होना बहुत लाजमी है। दूसरा इशू जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ कोई किसी किस्म की क्रश मशीन नहीं लगी हुई, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये आप एरिया देख सकते हैं कि शायद अब ये कुछ स्लाइडिंग भी हुई है, पहले कोई मशीन भी शायद लगी हुई होगी, लेकिन अब जो हालात है कि ये सारा एरिया अभी इस वक्त ये नीचे आ चुका है। हमारे सफ़र भाई ये कह रहे हैं कि इस यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी हुई थी, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सारा रास्ता अब ये रोड पे आ रहा है। जितना भी आगे भी चल के आप एक जगह पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी पत्थर रोड के ऊपर आ चुके हैं, तो ये इंतहाई बुरी कंडीशन है। जीपों के लिए भी गुजरना आप देख सकते हैं कि जीप भी अभी यहाँ से गुजर रही है, तो उसके लिए भी गुजरना इंतहाई मुश्किल है यहाँ पे से। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मुझे वक्त दे तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत ही ठीक है। तुसा रोडा ने वाले गल करनी सी कि रोडा की क्या कंडीशन ही तो कितने रसाई गए थे गड्डी चलाने पे? मेरे इतने तकरीबन मिगी 5 साल हो गई गड्डी चलाने। अच्छा, 5 साल हो जी हाँ, रोड इंतहाई खराब है। जीप है चलाने पे या और कोई गड्डी चलाई है? चलाई, टेम्पर भी चलाया, कोई गड्डी नहीं चलाई। अच्छा, ये मतलब रोड की कंडीशन सही है देखी बिल्कुल। तो क्या आखना चाहने हैं कि असन जेडे मुंतखब MP MLA उन्हें तो क्या आखना चाहने हैं कि रोड ने वाले ने उन्हें क्या करना चाहिए? होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलेगी कौन। अभी इस वक्त हमारे पास मोटरसाइकिल पे सवार दो रात यहाँ से जा रहे थे, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। रोड के हवाले से हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं कि रोड की कंडीशन आप इसके हवाले से क्या कहेंगे। बहुत बुरी है भैया, बहुत बुरी। अच्छा, आप कब से बाइक यहाँ पे चला रहे हैं, गाड़ी भी आप यहाँ पे चलाते रहे। जी बिल्कुल चलाते रहते हैं, लेकिन रोड की कोई हालत नहीं है ना। ये 5 साल गुजर गए हैं, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। डैम्पर चला रहे हैं इस पे, छोटा रोड है और डैम्पर चल रहे हैं। इसके लिए इस हिसाब से तैयार कराना पड़ेगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि यहाँ पे ये जो हैवी ट्रैफिक है ये इसकी वजह भी है कि रोड की बिल्कुल खराबी? इसी की वजह है और कोई वजह नहीं है। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारे पास एक ड्राइवर हज़रात से भी हमने डिस्कशन की और बहुत सारे मुकामी लोगों से भी हमने बात की, और वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे इस रोड की हालत पिछले 15-20 साल से इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। हमारी एक प्रोग्राम की रिपोर्ट के अंदर आपने देखा भी था कि कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम के रिपोर्टर्स ने कुछ प्रोग्राम किया था एक रोड के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आज से कुछ अर्सा पहले तक इस रोड के अंदर किसी हद तक मुरम्मती का काम जिसको कहा जाता था कि जी किसी हद तक कोई काम किया जाता था कि जी उसकी कोई थोड़ी बहुत कोई अगर जगह है जहाँ पे अगर कोई मट्टी वगैरह डाल दी या कोई बजरी वगैरह डाल दी, लेकिन अब वो हालात आ गए हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी जगह पे कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डाली गई। मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जब ट्रैवल कर रहा था तो देखा कि रोड के ऊपर छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं वो यहाँ रोड को आके वहाँ मट्टी डाल रहे थे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि रोड की कंडीशन को संभालने के लिए हमें अब बच्चों का सहारा लेना पड़ गया है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और हमें फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हर जो आने वाली खबर है वो आप तक पहुँच सके। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।